हाय फ्रेंड्स मोर रश्मि आपण मानक रश्मि टीवी रे स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आपण मैंने जानते जो डीए जनवरी 2025 रे वृद्धि हेबा कथा होली पूर्व डिक्लारेशन हबार थिला किंतु होली रे आपणकर डिक्लारेशन हैला नहीं। ता सहित गतकाली यूनियन कैबिनेट बैठक थिला। तो कैबिनेट बैठक रे डीए वृद्धि नहीं कौन आलोचना है आपको लाइव आने देखेबी जोटा कि अश्वनी वैष्णव सार आपणकर लाइव रखिंट जोटा कि यूनियन बैठक रे आपन जो कैबिनेट बैठक होता से कौन कौन पास है। तो एबे प्रथम कथा चलतु देखा जे आपनकर केबे बढ़िबो महंगा भत्ता। केंद्र सरकारी कर्मचारी माने महंगा भत्ता वृद्धि घोषणा पर उत्साह सहित अपेक्षा करिसेंती। पूर्वरु कहा जाउतला जे होली पूर्वरु सरकार कर्मचारी मानकु खुशी खबर दे पारिबे किंतु यह होई नथिला। सप्तम वेतन कमिशन अनुसार डीए बा डीआर वर्ष को 2 थर वृद्धि करा जाए। प्रथम वृद्धि जनवरी 1 रु एवं द्वितीयटी जुलाई 1 रु कार्यकारी हुए। एही वर्षर प्रथम वृद्धि अर्थात 2025 जनवरी 1 रु कार्यकारी हेबाकु जाउछि, जार आनुष्ठानिक घोषणा को अपेक्षा करा जाइछि। बुधवार घोषणा हेबार थिला। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सरकार खूब शीघ्र डीए वृद्धि घोषणा करने को जाउछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित हेबाकु थिबा कैबिनेट बैठक रे ए संपर्क में चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो बोली आशा करा जाउछि। बुधवार कैबिनेट बैठक अनुष्ठित हो पारे नुहे अलरेडी हो जाइए। आपण को कही रखुची जे महंगा भत्ता सरकारी कर्मचारी मानकु दिया जाई थाए। जेतेबेले पेंशन भोगी को महंगा रिलीफ कहा जाए। यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक हाराहारी तथ्य को हिसाब को नहीं प्रति 6 मास डीए और डीआर हार स्थिर करती। एहीपरि भाव में कर्मचारी माने वर्ष को 2 थर वर्धित डीएर उपहार पाती। तेबे केते वृद्धि हेबो गत किछि दिन धरी डीए अर्थात महंगा भत्ता केते वृद्धि पाइबो से विषय में कल्पना जल्पना करा जाउछि। एथिरे 2% वृद्धि हेबार संभावना अधिक। जनवरी 2024 रु डिसेंबर 2024 पर्यंत एआईसीपीआई तथ्य जनवरी 2025 रे केते डीए बा डीआर वृद्धि पाइबो ता निर्णय करिवो। श्रम ब्यूरो अनुसार डिसेंबर 2024 पर एआईसीपीआई 0.8 पॉइंट ह्रास पाई 143.7 रे पहुंची। मुद्रास्फीति ह्रास जो एथर डीए रे 2% वृद्धि होबार सूचना मिली। जेतेबेले पूर्वर 3% अभिवृद्धि आशा करा जाउतला, एबे वर्तमान 53% हार रे डीए दिया जाउछि। कर्मचारी मानकर केते लाभ पाई परिवे जदि जनवरी 2025 पाई डीए 2% वृद्धि करा जाए तेबे सर्वनिम्न 18,000 टंका मूल दरमा थिबा कर्मचारी माने 360 टंका लाभ पाई परिवे। पेंशन भोगी ए वृद्धि 180 टंका हेबो कारण सेमानकर सर्वनिम्न पेंशन 9,000 टंका। तथापि किछि रिपोर्ट रे 3% वृद्धि आकलन करा जायछि। 3% वृद्धि सहित जड़े कर्मचारी मासिक दरमा 540 टंका वृद्धि पाई परिबो। किंतु एबे चलंतु यूनियन कैबिनेट रे डीए घोषणा हेछि कि ना नहीं लाइव सुनि नवा। हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वो पेमेंट सिस्टम एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो कि गरीब से गरीब व्यक्ति, हर मिडिल क्लास व्यक्ति, हमारे नौजवानों को और सबके लिए एक टोटली नया जीने का तरीका, ट्रांजैक्शंस का एक नया तरीका इस पेमेंट सिस्टम ने बनाया है। तो इसमें आपकी जानकारी के लिए एक बड़ा फैसला इसके आगे आएगा, लेकिन जानकारी के लिए आज 6 देश दुनिया में 6 देश सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस, ये 6 देश यूपीआई को अपना चुके हैं। और आपको जानकारी है ही है कि जापान ने तो अपने यूपीआई को पैटेंट भी दिया है। एक जापानीज पैटेंट है यूपीआई के लिए। तो ये जो इतना बड़ा इसकी ग्रोथ हुई है पेमेंट्स सिस्टम की, 210 लाख करोड़, अपनी इकोनॉमी करीब 325 लाख करोड़ की है, 210 लाख करोड़ के पेमेंट्स यूपीआई से अभी हो रहे हैं। और एक सिग्निफिकेंट यूपीआई ट्रांजैक्शंस का नंबर तो अब पहले कुछ करोड़ में काउंट करते थे, फिर 100 करोड़ में काउंट करने लगे, अब 1000 और 10,000 करोड़ के नंबर्स में काउंट होने लगे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कैसे हमारे यूजर्स पे, कस्टमर्स पे कोई भार ना पड़े, इसीलिए आपको ध्यान होगा 2020-21 के बाद में से यूपीआई में एक नया सिस्टम चालू किया गया था जिसमें टू मेक श्योर दैट द कस्टमर्स डोंट हैव टू पे एनी एमडीआर और द स्मॉल मर्चेंट्स डोंट हैव टू पे एनी एमडीआर, एक गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव स्कीम क्रिएट की गई थी। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप सब जानते ही होंगे। अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें तो कस्टमर जो पेमेंट करता है वो पूरा उसका फ्लो इस तरह से होता है।
बैंक के बाद में मर्चेंट के पास जाना, और इसमें पूरे इकोसिस्टम में कस्टमर्स बैंक, फिनटेक और एक्वायरिंग बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर, ये सब लोग हैं इसमें जुड़े हुए। तो इसमें जब जुड़ते हैं इतने बड़े इकोसिस्टम में, इस सबकी एक कॉस्ट होती है। हर कोई अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स रखता है, हर कोई अपने अपने एक पूरा साइबर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह सब सिस्टम्स को अपडेट करना, सिस्टम्स को ऑपरेट करना, उस सबकी कॉस्ट आती है। वो कॉस्ट कस्टमर पे नहीं पड़े, इस भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020-21 से एक स्पेशल स्कीम चलाकर एमडीआर की कॉस्ट ना पड़े कस्टमर्स पे, वो एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के चलते इतने जितने इकोसिस्टम के जो पार्टनर्स हैं, उन सबकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना, फिर एफिशिएंसी मेंटेन करना, उसके लिए एक स्कीम बनाई है। और ये स्कीम आज आगामी वर्ष के लिए भी, अप्रैल टू मार्च FY 25-26 के लिए भी ये स्कीम अप्रूव हुई। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है। एंड एज पर दिस स्कीम, फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस विच आर पर्सन टू मर्चेंट, जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजेक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ट्रांजेक्शन की कॉस्ट तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगी, इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर द स्मॉलर ट्रांजेक्शंस डन विद द स्मॉलर मर्चेंट्स। और उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, वो सारी की सारी एप्लीकेबल होगी। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। और इसमें रीइंबर्समेंट की टाइमिंग वगैरह बहुत क्लियरली डिफाइन की गई है, जिससे कि स्मॉल मर्चेंट्स को अपने कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है, आप सब जानते हैं साथियों कि नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी, ग्रोथ, इंडस्ट्री को लाना, एग्रीकल्चर को सुधार करना, हर तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही बड़ा एक फोकस रखा है। आपको याद होगा 14 से पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लुक ईस्ट। मोदी जी ने आके उस पॉलिसी को चेंज किया, एक्ट ईस्ट रखा उस पॉलिसी को, कि ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हमें इतना काम करना है कि ओवरऑल उस एरिया का पूरा चेंज हो जाए, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे पावर सप्लाई हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, हर तरीके से चेंज लाने के लिए किया। तो उसी कड़ी में एक बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया, नामरूप में ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स 10,601 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक प्लांट है, उसकी प्रीमाइसिस के अंदर अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट के नाम से ये नया प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में एक जॉइंट वेंचर बनेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम, BVFCL, HURL और NFL और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन सबका एक जॉइंट वेंचर बनके 10,600 करोड़ रुपीस के टोटल इन्वेस्टमेंट से इस प्रोजेक्ट में यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग होगी। नॉर्थ ईस्ट में इस प्रोजेक्ट को, और खासकर असम के इस प्रोजेक्ट से एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा नॉर्थ ईस्ट में यूरिया की अवेलेबिलिटी के लिए। और बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, उन सबको इस प्लांट का बेनिफिट मिलेगा। इस प्लांट के लिए जो गैस चाहिए, काफी सारी गैस तो अवेलेबल है नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही, असम में गैस का प्रोडक्शन होता है, वो गैस अवेलेबल है। इसके अलावा जितनी गैस चाहिएगी, नेचुरल गैस, वो जो देश की जो हमारी गैस ग्रिड है, वन नेशन वन ग्रिड गैस के मैटर्स में, उसको यूज किया जाएगा। नेशनल गैस ग्रिड से एडिशनल गैस सप्लाई की जाएगी। क्वांटिटीज आपके सामने है, 0.62 MMSCMD, मैं इसको शॉर्ट में यूनिट्स बोलता हूँ, तो 0.62 यूनिट्स तो अवेलेबल है असम में ऑलरेडी, और 1.73 यूनिट्स अवेलेबल कराई जाएगी नेशनल गैस ग्रिड से। सारे अप्रूवल्स हो गए और आज कैबिनेट में फाइनल अप्रूवल हुआ है, सभी के बोर्ड से अप्रूवल होने के बाद में। और ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेगा नॉर्थ ईस्ट में, असम में। काफी रोजगार सृष्टि होगी इससे, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के लिए इससे अच्छा एक यूरिया की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। साथ ही साथ फ्यूचर में एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बनेगा। आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, तो वहां से म्यांमार के लिए, बांग्लादेश के लिए, भूटान के लिए एक्सपोर्ट भी भविष्य में किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है देश के दूसरे हिस्सों से लेके जाने के लिए, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी।